नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 43 आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए समान रूप से उपयोगी है। साथ ही जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसके लिए भी बेहद ही उपयोगी है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए भी आप इसको अटेंड कर सकते हो, उसमें भी आपको ये टेस्ट सीरीज फ़ायदा दिलाएगी। साथियों, 30 नहीं बल्कि 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप 35 ही प्रश्नों को अटेंड करिएगा साथियों, और कमेंट बॉक्स में बताइए 35 में से आपका कितना स्कोर बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रश्न संख्या 1, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। महापुरुषों की जीवनियाँ, रसानुभूति, कविताएँ, पौराणिक गाथाएँ और परियों की कहानियाँ। तो देखो, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करना है साथियों, तो देखो कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए कहानियों का प्रयोग किया जाता है, और ख़ास तौर पे जो परियों की कहानियाँ होती है साथियों, ये कल्पना शक्ति विकसित करने में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कल्पना शक्ति विकसित करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत और इनमें से सभी। तो देखो, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में बात की जा रही है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी होता है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी होता है। अतः इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर होगा। भाषा शिक्षण के ये सभी ही सिद्धांत है। तो सेकंड प्रश्न में फोर्थ विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेंगे आपके प्रश्न नंबर 3। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण आवश्यक है, उचित गति आवश्यक है, व्याकरण सम्बद्ध भाषा का प्रयोग आवश्यक है, और इनमें से सभी। तो देखो, मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन यदि आपको करना है साथियों, तो उसके लिए बालक का उच्चारण भी कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। मतलब वो जो बोल रहा है वो शब्द शुद्ध हो, बोलने की गति भी उचित होनी चाहिए, यूनी कि बहुत तेज गति से बोल रहा है या बहुत धीमी गति से बोल रहा है। व्याकरण सम्बद्ध भाषा का प्रयोग भी उसमें होना चाहिए। अर्थात इस प्रश्न में भी चौथा ही विकल्प सही है, चौथा इनमें से सभी वाला साथियों। तो थर्ड प्रश्न में भी आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने की उपयुक्त प्रणाली है। व्याख्यान प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली और खेल प्रणाली। तो देखो, आपको श्रवण कौशल का विकास करना है साथियों। व्याख्यान प्रणाली से भी कर सकते हो, गीत प्रणाली से भी कर सकते हो, खेल प्रणाली से भी कर सकते हो। इसको हम हटा देते हैं। अब इसमें से उपयुक्त मतलब जो सबसे बेस्ट है उसका चयन आपको करना है। तो श्रवण कौशल का विकास प्राथमिक स्तर पर ही आपको करना पड़ेगा। प्राथमिक स्तर पर नीर तीर जैसे खेलों का आयोजन करके साथियों आप बच्चों में श्रवण कौशल का विकास आसानी से कर सकते हो, क्योंकि बच्चों की रुचि खेल में भी होती है। अतः खेल प्रणाली वाला जो चौथा विकल्प है यही सर्वश्रेष्ठ सबसे उपयुक्त आंसर है प्रश्न संख्या 4 में। तो चौथे प्रश्न में भी चौथा ही विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न पत्र तैयार करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? पूरक पुस्तक, नील पत्र, ब्लूप्रिंट और आधार पत्रक। तो देखो, आपको प्रश्न पत्र मतलब पेपर तैयार करना है, लेकिन पेपर तैयार करने से पूर्व जिस प्रपत्र को तैयार करने की ज़रूरत होती है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, उसके पहले पेपर बनाने से पहले आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, और ब्लूप्रिंट को ही नील पत्र भी कहा जाता है, और ब्लूप्रिंट को ही आधार पत्रक भी कहा जाता है। मतलब दूसरा विकल्प भी सही है,
तीसरा विकल्प भी सही है और चौथा विकल्प भी सही है, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें एक ही है, अलग अलग नहीं है। अतः यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों ही विकल्प सही आंसर होगा। ब्लूप्रिंट में क्या किया जाता है कि भाई हमें कहाँ से कितने प्रश्न लेने हैं, किस उद्देश्य को कितना भार देना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने रखने हैं, निबंधात्मक कितने रखने हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न कितने रखेंगे, लघुतरात्मक प्रश्न कितने रखेंगे, ये सारी चीज़ें ब्लूप्रिंट में निर्धारित की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। यहाँ दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 6। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये आपका आंसर एग्जाम में होता नहीं है। चाहे तो आप पिछले कितने भी एग्जाम चेक कर सकते हो रीट के। साथियों, मनोहर शब्द का निर्माण अगर हम देखें तो इसकी संधि होती है मन है प्लस हर, शब्द बनेगा मनोहर, मतलब इसमें विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, तो फिर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी साथियों। अर्थात विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7 की ओर। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 7 है, वह लड़की अब बोल सकती है, वाक्य में पदबंध है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध। तो देखो यहाँ पर वह लड़की अब बोल सकती है, बोल तक तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है। अब बोलना क्या है साथियों? बोलना है क्रिया, अर्थात यहाँ पर ये किसका उदाहरण है? क्रिया पदबंध का उदाहरण है। 7वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। आपको बता दूं ये आपके पेपर नंबर 43 है, इसके बाद में भी 57 टेस्ट आने और बाकी है, क्योंकि टोटल टेस्टों की संख्या है आपके 100 टेस्ट हिंदी के, 100 टेस्ट ही साइकोलॉजी के, 100 टेस्ट ही शिक्षण विधियों के, 100 राजस्थान जीके की क्लास है और 100 टेस्ट आपके राजस्थान जीके के। मतलब ये एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबों का मैटर आपको बिल्कुल निःशुल्क दे रहा हूँ, तो इसका पूरा फायदा जरूर उठाए साथियों। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपके प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। जब रीट की विज्ञप्ति आएगी तब छात्र पढ़ेंगे, यह वाक्य है, सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है या ये इच्छावाचक वाक्य है। तो देखो जब रीट की विज्ञप्ति आएगी तब, तो जब तब से वाक्य जुड़ रहा है, और जहाँ पर जब तब से वाक्य जुड़ता है वो किस में चला जाता है? मिश्र वाक्य में चला जाता है। किस में चला जाता है साथियों? मिश्र वाक्य में। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है। जो, सो, जब, तब, यदि, तो ऐसे शब्दों से अगर वाक्य जुड़ते हैं तो आपको 100% मिश्र वाक्य ही करना है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके 9वां प्रश्न, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर तत्सम तद्भव शब्द तो हटा दिए थे रीट में, तो मैं आपको बता दूं कि 3rd ग्रेड का जो मेन एग्जाम होगा उसमें से नहीं हटे ये टॉपिक, उसमें से ये टॉपिक रहेंगे साथियों। इसलिए मैं आपको अभी से ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ कि बीच बीच में आपको इसका भी ज्ञान होता रहे। तो दक्षिण, प्रस्तर, विकार और पाहन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर देना है। देखो दक्षिण शब्द तत्सम है, प्रस्तर शब्द तत्सम है, विकार शब्द तत्सम है, पाहन शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। पाहन शब्द एक तद्भव शब्द है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे, बेमेल का चयन कीजिए। गंगा प्लस ए गंगेय, मामा प्लस एरा ममेरा, मधुर प्लस ये माधुर्य, चाचा प्लस एरा चचेरा। देखो चाचा शब्द में एरा प्रत्यय लगाने पर चचेरा शब्द बनता है, मधुर शब्द में ये प्रत्यय लगाने पर माधुर्य बनता है, मामा शब्द में एरा प्रत्यय लगाने पर ममेरा बनता है। मतलब ये 3 तो बिल्कुल सही है। तो बेमेल फिर कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 1, गंगा प्लस 1 गंगे नहीं, गांगेय शब्द बनेगा साथियों। क्या बनेगा? गांगेय। विकल्प 1 आपके जो है 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? बेइज्जत, कमसिन, नालायक और भरपेट। 4 शब्द है जिसमें 3 तो विदेशी उपसर्ग से निर्मित है और 1 शब्द ऐसा है जो विदेशी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। उसी 1 शब्द का चयन आपको प्रश्न संख्या 11 में करना है साथियों। बेइज्जत में बे उपसर्ग लगा हुआ है जो कि विदेशी है।
कमसिन यहाँ पर कम उपसर्ग है साथियों, तो ये भी विदेशी है। नालायक में ना उपसर्ग है, ये भी विदेशी है। लेकिन भरपेट में भर उपसर्ग है जो विदेशी नहीं है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 12। निम्न में से सामान्य वर्तमान में क्रिया किस वाक्य में हुई है? पिताजी पत्र लिख रहे हैं, दादाजी बाजार जाते हैं, नीचे बैठ जाइए और हम हिंदी का टेस्ट देते हैं। सामान्य वर्तमान में क्रिया होना चाहिए। तो देखो एक एक विकल्पों को अच्छी तरह से देखते हैं। पहला विकल्प कह रहे हैं पिताजी पत्र लिख रहे हैं। लिख रहे हैं मतलब क्रिया वर्तमान में चल रही है, और जहाँ क्रिया वर्तमान में जारी रहती है वो अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होता है। जबकि यहाँ पूछा क्या है? सामान्य वर्तमान काल। तो यह आपका आंसर नहीं है। दूसरा है दादाजी बाजार जाते हैं। तीसरा है नीचे बैठ जाइए, यह आदेशात्मक दिया जा रहा है, ये तो भविष्य का होगा, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है। तो 12वां जो प्रश्न है, हम हिंदी का टेस्ट देते हैं और दादाजी बाजार जाते हैं, दोनों ही विकल्प एक जैसे हैं। बिल्कुल दोनों में ही क्रिया सामान्य वर्तमान काल में हुई है साथियों। तो विकल्प 2 भी सही है और विकल्प 4 भी सही है आपके प्रश्न नंबर 12 में। क्लियर है ये भी सभी के? चूँकि यहाँ पर 2 ऑप्शन भी सही रीट में भी माने जाते हैं, इसलिए कभी कभी मैं भी ऐसे ऑप्शन दे देता हूँ आपको। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, मैंने तुमको परीक्षा भवन में देखा था। यह वाक्य है सामान्य भूतकाल का, आसन्न भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल का और अपूर्ण भूतकाल का। तो देखो मैंने तुमको परीक्षा भवन में देखा था, देख लिया था, मतलब अपूर्ण तो नहीं है यहाँ पर, तो यह आपका आंसर नहीं है। मैंने यहाँ पर देखा था मतलब पहले की बात है, तो आसन्न भी नहीं हुआ साथियों। ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए ये सामान्य में भी नहीं रहेगा, बल्कि ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। 13वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे। कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में नहीं रहता है? वर्षा, हालात, आप और नेत्र। 4 शब्द है, इनमें से एक शब्द ऐसा है जो सदैव बहुवचन में नहीं रहता है, तो उसी का चयन आपको प्रश्न नंबर 14 में करना है। नेत्र शब्द सदैव बहुवचन में रहता है, आप शब्द सदैव बहुवचन में रहता है, हालात शब्द सदैव बहुवचन में रहता है, वर्षा शब्द सदैव किस में रहता है? एक वचन में, न कि सदैव बहुवचन में नहीं रहता है, बल्कि वर्षा शब्द सदैव एक वचन में रहता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है 14वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो 15वां प्रश्न देख लेते हैं। वह मेरा घर है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। देखो वह मेरा घर है, ये चीज़ क्लियर है साथियों, मतलब ये निश्चित है, निश्चितता का बोध इससे हो रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? निश्चयवाचक उदाहरण, निश्चयवाचक सर्वनाम का। जैसे अगर यूँ आ जाता वह घर है, वह घर है, लेकिन किसका निश्चित नहीं है, तो फिर वहाँ पर वो निश्चयवाचक में नहीं जाता, इसलिए तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 16। मीनाक्षी शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या क्रमधारय समास है? देखो अव्ययी भाव तो इसमें नहीं है, ना ही तत्पुरुष है, कंफ्यूज होते हैं बहुब्री में और क्रमधारय में। तो बताओ 16वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? मीनाक्षी, मीन के समान आँखों वाली, तो वो कहलाती है मीनाक्षी। साथियों मीनाक्षी शब्द में क्रमधारय समास का प्रयोग हुआ है। कौन से समास का? क्रमधारय समास का। बहुत कुछ जगह आपको बहुब्री मिल सकता है, बट मेन आंसर चौथा विकल्प ही आपके, तो चौथा विकल्प ही आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। राम के संग सीता भी वनवास गई थी, वाक्य में अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है या विस्मय आदि बोधक अव्यय है? तो बताओ प्रश्न नंबर 17 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? राम के संग सीता भी वनवास गई थी। साथियों इसमें क्रिया की विशेषता तो नहीं बताई जा रही है, इसमें विस्मय आदि बोधक भी नहीं है, समुच्चय बोधक भी नहीं है, बल्कि इसमें संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। किस अव्यय का प्रयोग हुआ है? संबंध बोधक अव्यय का, क्योंकि यहाँ पर राम के संग
राम के संग, तो ये के संग आ रहा है ना, के शब्द, ये संबंधता को प्रदर्शित कर रहा है, अतः ये संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। 17वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 18 की ओर। चलिए 18वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 18, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द इनमें से विशेषण है? कर्तव्य, भारतीय, गरिमा और चिकनाई। तो बताओ विशेषण शब्द कौन सा रहेगा साथियों? बात करें चिकनाई की तो चिकनाई भाववाचक संज्ञा शब्द है, गरिमा भाववाचक संज्ञा शब्द है, कर्तव्य भाववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन भारतीय शब्द का निर्माण भारत से हुआ है। ई प्रत्यय लगाने पर यह विशेषण बन जाता है और शब्द बनता है भारतीय, अर्थात दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपसे प्रश्न नंबर 19 क्या पूछ रहा है? विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है और इनमें से कोई भी नहीं। तो विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद सभी जानते होंगे कि इस शब्द का निर्माण विद्या प्लस आलय से मिलकर के हुआ है। शब्द क्या बनता है? विद्यालय। इधर भी आ है और इधर भी आ है, मतलब आ प्लस आ, इससे आ बन जाता है साथियों। इसमें समान स्वर मिल रहे हैं तो दीर्घ संधि का उदाहरण है, और दीर्घ संधि किसका भेद होती है? स्वर संधि का भेद होती है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 19 में बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। कौन से समूह के सभी शब्द भ्रमर के पर्यायवाची, भ्रमर मतलब भंवरे से, भंवरे के पर्यायवाची यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे। तो विकल्पों को देखिए, मधुप, अली, मधुकर और तमचूर। दूसरा है भंवरा, द्विरेप, कुसुमाकर और पुष्पक। तीसरा है भौरा, भृंग, बसंत दूत और मयंक। और चौथा है द्विरेप, चंचरिक, गंजारक और मधुप। तो बताओ प्रश्न नंबर 20 के कौन से विकल्प के सभी शब्द भ्रमर या भंवरे के पर्यायवाची दे रखे हैं साथियों? 20वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। चौथा विकल्प जो है इसमें सभी शब्द किसके पर्यायवाची दे रखे हैं? भंवरे के पर्यायवाची दे रखे हैं। द्विरेप, चंचरिक, गंजरक और मधुप चारों ही यहाँ पर भ्रमर शब्द के पर्याय है। तो फोर्थ विकल्प 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 21वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 21 क्या पूछ रहा है ये देखिएगा। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो यहाँ पर इनमें से जो आपको लगता है कि ये शुद्ध शब्द है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 21 में करना है साथियों। उज्ज्वल शुद्ध शब्द नहीं होता है, ना ही उज्ज्वल होता है, ये दोनों तो गलत है। प्रथम या तीसरे में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन सा सही रहेगा। तो एक प्रकार का तो ये उज्ज्वल लिखा हुआ है जिसमें जय पूरा है, दोनों ही, एक तो आधा जय है और एक पूरा जय है। और एक प्रकार का ये उज्ज्वल लिखा हुआ है जिसमें दोनों ही जय आधे हैं, जो बिल्कुल शुद्ध है। उज्ज्वल को इस प्रकार से लिखा जाता है। तीसरा विकल्प आपका सही आंसर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। आपके 22वां क्वेश्चन क्या है? तू डाल डाल में पात पात, इसका सही अर्थ क्या होगा? एक से बढ़कर एक चालाक होना, पेड़ों पर चढ़कर खेलना, अपनी कला का प्रदर्शन करना और चोरी करने के बाद पकड़ाई में न आना। तो यहाँ पर ये जो तू डाल डाल में पात पात लिखा हुआ है इसका सही अर्थ आपको बताना है साथियों। और इसका जो सही अर्थ है वो रहेगा एक से बढ़कर एक चालाक होना, कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 22 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 23वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 23। चांदी का जूता, इसका सही अर्थ क्या है? रिश्वत का धन, बहुमूल्य वस्तु, वैभव प्रदर्शन और चालाकों का प्रदर्शन। तो साथियों आपने कहीं पर सुना है क्या कि चांदी का जूता? अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए साथियों। चांदी का जूता मारो इसको, तो मतलब इसको रिश्वत की ज़रूरत है साथियों। रिश्वत का धन ही क्या कहलाता है? चांदी का जूता कहलाता है। 23वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 24 है, सैनिक विधि में भाषा के किस पक्ष को महत्व दिया जाता है? भाषा विज्ञान पर सर्वाधिक महत्व दिया जाता है,
भाषा कौशलों के अभ्यास पर सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, भाषा के सैद्धांतिक पक्ष पर सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, या भाषा के साहित्यिक पक्ष पर सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? 24वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों, सैनिक विधि, इसमें जो भाषा के जिस पक्ष पर बल दिया जाता है वो है भाषा कौशलों के अभ्यास पर, इसमें सर्वाधिक बल दिया जाता है या इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दूसरा विकल्प 24 में सही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सैनिक विधि में भाषा कौशलों के अभ्यास पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं, तो आपके 25वां प्रश्न, उत्प्रेरणात्मक उपक्रम क्या है? प्रस्तावना है, शामपट्ट है, पुनर्बलन है और खोजपूर्ण है। साथियों, उत्प्रेरणात्मक उपक्रम का प्रयोग पाठ जो दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है इसमें किया जाता है, दैनिक पाठ योजना में। और जो हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं उनको ही उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के नाम से जाना जाता है। किसको? प्रस्तावना प्रश्नों को। प्रथम विकल्प आपके 25वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देखो, प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? ताकि बालक का जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान सीखने के लिए जोड़ा जाए। नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास प्रस्तावना में ही किया जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 26 की ओर। तो चलिए 26वां प्रश्न देखेंगे। रसास्वादन विधि में निम्न में से किस पर बल नहीं दिया जाता है? अर्थबोध पर, भावानुभव पर, भाव सौंदर्य पर और कला सौंदर्य पर। तो पहली चीज़ तो है, रसास्वादन विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? पद्य शिक्षण में किया जाता है। किस में किया जाता है? पद्य शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें साथियों जो भावों का जो अनुभव है उस पर बल दिया जाता है, कला सौंदर्य पर बल दिया जाता है, भाव सौंदर्य पर बल दिया जाता है, लेकिन अर्थबोध पर इसमें बल नहीं दिया जाता है। अर्थबोध पर बल देने का कार्य पद्य में नहीं बल्कि गद्य शिक्षण में किया जाता है। याद रखिएगा इसको भी। विकल्प आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो आपके 27वां प्रश्न देखेंगे। प्यास जगाओ योजना से अभिप्राय है प्यासे को पानी पिलाकर जीवित करना, सोते हुए को जगाना, सुलेख लेखन की आदत का निर्माण करना और इनमें से सभी। तो साथियों एक योजना चलाई गई थी प्यास जगाओ योजना, इसका संबंध किससे है आपको इस प्रश्न में ये बताना है। तो बताइए 27वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है। तो सही आंसर देख लेते हैं। प्यास जगाओ योजना का मतलब सुलेख लेखन की आदत का निर्माण करना है। क्या है? सुलेख लेखन की आदत का निर्माण करना। इसको भी विशेष तौर पे याद रखिएगा, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो थर्ड विकल्प 27 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 28 पे बढ़ते हैं। सुलेख मतलब अच्छे लेखन की, ठीक है। तो चलिए 28वां प्रश्न। साथियों प्रश्न संख्या 28, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक करना और पाठ में कक्षा का अवधान बनाए रखना। तो बताओ 28वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही है। जो पढ़ाते समय शिक्षक के द्वारा दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है उसका प्रमुख उद्देश्य आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 28 में सही रहेगा। तो देख लेते हैं राइट आंसर। सरल बनाने के लिए नहीं साथियों, बल्कि छात्रों की जो विभिन्न इंद्रियां हैं इनको क्रियाशील बनाने के लिए ही दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो दूसरा विकल्प 28 में आपके सही रहेगा। देखो जितनी ज़्यादा इंद्रियां सक्रिय रहेगी छात्रों का जो अधिगम है वो भी उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं, इसी वजह से ये सेकंड विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। तो चलिए 29वां प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला प्रश्न मुख्यतया किस उद्देश्य की जांच करता है। ज्ञान, अवबोध, ज्ञान कौशल, अवबोध और अभिरुचि। तो देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला कोई भी प्रश्न हो वह हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य की जांच करता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो है साथियों अभिज्ञान और एक है प्रत्यय स्मरण। अभिज्ञान क्या, प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यय स्मरण। तो रिक्त स्थान की पूर्ति का संबंध मुख्य रूप से प्रत्यय स्मरण पर आधारित होता है जो कि ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 29 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ेंगे।
तो 30वां प्रश्न क्या है? साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट की, स्मिथ की, ब्रायन की और पिंटर की। साइलेंट रीडिंग नामक जो रचना लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे प्रश्न नंबर 30 में पूछा जा रहा है। तो 30वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। साइलेंट रीडिंग नामक जो रचना है ये ब्रायन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें इन्होंने मौन वाचन के बारे में बताया है। किसके बारे में? मौन वाचन के बारे में इन्होंने बल दिया है और यह रचना मौन वाचन के ऊपर ही लिखी गई है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 31वां प्रश्न, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा और साक्षात्कार द्वारा। देखो, क्रियात्मक पक्ष है, एक हमारा एक पक्ष होता है ज्ञानात्मक पक्ष, एक हमारा पक्ष होता है भावात्मक पक्ष। तो ये 3 पक्ष होते हैं। इसमें क्रियात्मक पक्ष का यदि हमें मूल्यांकन करना है, क्रियात्मक मतलब जिसमें करके सीखा जाता है, जिसका मूल्यांकन बालकों को कुछ क्रियाएं करवा करके किया जाता है, तो वो क्रिया होती है प्रायोगिक परीक्षा में, न कि मौखिक और लिखित परीक्षा में। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 31 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 32वां प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया में नील पत्र को माना जाता है उपलब्धि परीक्षण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला और इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इनमें से कोई नहीं को तो हम हटा देते हैं। अब आपके सामने 32वें प्रश्न में 3 विकल्प बच रहे हैं। तो क्या उपलब्धि परीक्षण को क्या नील पत्र को विद्यालय की आधारशिला माना जाता है? ना ही तो इसको विद्यालय की आधारशिला और ना ही इसको शिक्षण की आधारशिला माना जाता है, बल्कि नील पत्र का निर्माण साथियों प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है, जो कि उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा दिए गए विकल्पों में से। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 33वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तने का कारण नहीं है? लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण और भाषा का कम ज्ञान। तो बालक जो अशुद्ध वर्तने लिखता है, कई बार उसका जो कम ज्ञान है भाषा का, उसके कारण भी अशुद्धि हो सकती है। तो ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि क्या पूछा है? नहीं है, कारण नहीं है। लेखन की असावधानी के कारण भी अशुद्ध वर्तनी हो सकती है। लेकिन तीसरा और दूसरा विकल्प देखें तो इसमें दूसरा विकल्प साफ साफ दिख रहा है, जलवायु वाला। जलवायु के कारण थोड़ी अशुद्ध वर्तनी होती है, अतः दूसरा विकल्प आपके 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अंतिम और लास्ट प्रश्न रहेगा 35वां। कमेंट करके बताइए 35 में से कितने प्रश्न सही किए। लगभग पूरी सावधानी के साथ टेस्ट तैयार किया गया है, हालांकि कोई कमी होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर 35 में से किसी एकाध प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथियों। 34वां प्रश्न, अधिक विश्वसनीय परीक्षण होते हैं शिक्षक निर्मित परीक्षण, कक्षा अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण और प्रमापीकृत परीक्षण। तो देखो, एक होता है प्रमापीकृत और एक होता है अप्रमापीकृत परीक्षण। तो यहाँ पर जो शिक्षक निर्मित परीक्षण है, कक्षा अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण है, ये अप्रमापीकृत परीक्षण के अंतर्गत आता है, जिनकी विश्वसनीयता कम होती है। लेकिन जो प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं इनकी विश्वसनीयता अधिक होती है। अतः 34वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। चलिए आज का अंतिम और 35वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है आपसे प्रश्न नंबर 35। बालोद्यान शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, मोंटेसरी और एलन। तो देखो, बालोद्यान शिक्षण पद्धति की बात की जा रही है, जिसको किंडरगार्टन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंडरगार्टन। साथियों, इस तरह से शब्द चेंज करके आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको किंडरगार्टन तो याद है लेकिन बालोद्यान याद नहीं है, तो वहाँ पर फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस विधि को किसने दिया था? ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा। तो ये आज आपके पेपर नंबर 43 पूरा हो चुका है। अभी आपके 57 टेस्ट आना और बाकी है, क्योंकि टोटल टेस्टों की संख्या कितनी है? 100 है। 100 टेस्ट आपके यहाँ पर हिंदी के, 100 ही साइकोलॉजी के, 100 ही शिक्षण विधियों के, 100 राजस्थान जीके की क्लासे, कक्षा 6 से 12 की जो NCERT RBC की पुस्तकें हैं उनमें से, और 100 ही टेस्ट राजस्थान जीके के यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसका लाभ जरूर उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।